नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो टॉपिक है रिसर्च एथिक्स उसके पार्ट 2 पे आते हैं। क्योंकि हमने रिसर्च एथिक्स के बारे में पिछली वीडियो में समझ लिया था कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है, उसके कौन से तथ्य होते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में समझ लिए थे। आज हम समझेंगे बेलमंट रिपोर्ट के बारे में। बेलमंट रिपोर्ट क्या है? तो बेलमंट रिपोर्ट एक क्या है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो शोध में मानव प्रतिभागियों की सुरक्षा, जैसे कोई मान लीजिए आप शोधकर्ता हुए जो आपको सूचना दे रहा है वो आपके क्या है, प्रतिभागी हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए नैतिक सिद्धांत और दिशा निर्देशों को क्या किया गया, निर्धारित किया गया। अब समझो बेलमंट रिपोर्ट क्यों आई थी। जैसे मान लो आप शोधकर्ता किसी कहीं गए, आप रिसर्च का टॉपिक लेके कहीं गए, आप किसी अपने प्रतिभागी से सूचना पूछ रहे हो, तो उस प्रतिभागी की सुरक्षा के लिए क्या किया गया कि नैतिक सिद्धांत और क्या बनाया, दिशा निर्देशों को क्या किया है, निर्धारित यानी बनाया गया। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, बेलमंट रिपोर्ट। बेलमंट रिपोर्ट कब आई थी? 1979 में आई थी। ठीक, 1979 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसके जो 3 टॉपिक हैं, जो ये रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनिफिशियंस और जस्टिस, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर के कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको इंपॉर्टेंट अभी बता दिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो समझते हैं इसको। हाँ, अब लिखते हैं यहाँ पे, यह रिपोर्ट यह रिपोर्ट 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट फॉर ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियरल रिसर्च द्वारा प्रकाशित की गई थी। की गई थी। ध्यान रखो, ये कभी नहीं पूछता है कि कब आई थी और किसने प्रकाशित किया था। बस आपके जानकारी के लिए बता दिया गया है कि यह बेलमंट रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई और किसके द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक, यह कब आई थी? 1979 में आई थी। और क्यों आई थी? तो मानो जो आपके पार्टिसिपेंट है उनकी सुरक्षा के लिए आई थी, ताकि आप नैतिक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को फॉलो करो। ठीक, ये चीज़ है। अब आते हैं इसके जो मेन टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है बेलमंट रिपोर्ट में, वो चीज़ें देखते हैं। तो इसका बेलमंट रिपोर्टों में क्या हुआ था? बेलमंट रिपोर्ट में के मुख्य 3 नैतिक सिद्धांत बताए गए थे, 3 एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे लिखते हैं, बेलमंट रिपोर्ट के 3 मुख्य नैतिक सिद्धांत हैं। या इसी को क्या कहते हैं? एथिकल प्रिंसिपल। अब ध्यान रखो, ये 3 एथिकल प्रिंसिपल कौन कौन से थे। यहां पे ध्यान रखो एक चीज और, बेलमंट रिपोर्ट वह दस्तावेज है जिसमें यह बताया गया कि मानव पर किए जाने वाले शोध को नैतिक रूप से कैसे किया जाना चाहिए, ये बेलमंट रिपोर्ट बताता है। ठीक, तो ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला आपका रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, यानी प्रतिभागी की क्या करो,
रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, पर्सन्स। ठीक, अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रतिभागियों की स्वतंत्रता और सहमति का सम्मान करो। कोई उनसे जोर जबरदस्ती मत करो, मतलब कोई भी शोध में जबरदस्ती मत करो। ठीक, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिभागी का सम्मान करना, प्रतिभागी का सम्मान करना। अब ध्यान रखो, दूसरा आपका क्या एथिकल प्रिंसिपल है, बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस, ध्यान रखो, बेनिफिशियंस मतलब क्या होता है, प्रतिभागियों को नुकसान से बचाना और शोध में लाभ को पहुंचाना। ठीक, मतलब कहने का सेंस बेनिफिट, कितना फायदा और नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझते हैं, प्रतिभागियों को नुकसान से, जो आपके पार्टिसिपेंट हैं उनको नुकसान से बचा दो। ठीक, और शोध को एकदम फायदा मतलब हो। ठीक, शोध से लाभ को पहुंचाना, शोध से लाभ पहुंचाना। ठीक, बेनिफिशियंस। अब जो तीसरा है आपका, बेनिफिट मतलब होता है लाभ। अब जो तीसरा आपका है जस्टिस, जस्टिस या इसी को क्या कहते हैं, न्याय। अब ध्यान रखो, जस्टिस में क्या होता है, सभी प्रतिभागियों के साथ न्यायसंगत व्यवहार करना, किसी विशेष समूह का शोषण मत करो। मतलब कहने का सेंस, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप क्या करो, भेदभाव मत करो। सभी के साथ क्या करो, आप सभी पार्टिसिपेंट के साथ आप एक न्यायसंगत व्यवहार करो, सभी को सम्मान करो। ठीक, तो ये क्या जस्टिस है। ठीक ना, यही आपका बेलमंट रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट है आपका ये है, 3 एथिकल प्रिंसिपल या 3 मुख्य नैतिक सिद्धांत है। ठीक ना, अब बेलमंट रिपोर्ट के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे लिखते हैं, बेलमंट रिपोर्ट के उद्देश्य, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो बेलमंट रिपोर्ट के उद्देश्य हैं, पहला क्या है, मानव प्रतिभागियों की सुरक्षा, मानव प्रतिभागियों की सुरक्षा, की सुरक्षा। अब ध्यान रखो, दूसरा पॉइंट क्या है, नैतिक शोध की रूपरेखा तय करना, नैतिक शोध की रूपरेखा तैयार करना, रेखा तैयार करना। जो तीसरा आपका पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है, इन्फॉर्म कंसेंट या कॉन्फिडेंटली और जोखिम प्रबंधन को स्पष्ट करना। इन्फॉर्म मतलब अपने प्रतिभागियों को क्या करो, ये अपने शोध के बारे में बता दो, क्या उद्देश्य है, क्या मतलब इसका कैसे उपयोग किया जाएगा, कहाँ उपयोग किया जाएगा, मतलब इन्फॉर्म कर दो उसको। इन्फॉर्म कंसेंट, कंसेंट गोपनीय रखो, कॉन्फिडेंटली रखो, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली। और क्या करो आप, जोखिम प्रबंधन को स्पष्ट कर दो, जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन को स्पष्ट करना, को स्पष्ट करना। अब ध्यान रखो, इसके क्या क्या 3 एलिमेंट मुख्य एथिकल प्रिंसिपल थे। तो रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, उन्हें पहले से सही जानकारी देकर सहमति ले लेना कि आप क्या करो, आप मेरे जो शोध के पार्टिसिपेंट बन रहे हो तो उनको पहले से ही जानकारी क्या करो दो और उनसे सहमति प्राप्त करो, क्या आप मेरे पार्टिसिपेंट बनेंगे, जो आप शोध कर रहे हैं उसके पार्टिसिपेंट बनेंगे। तो अगर सहमति देते हैं तो आपको ठीक है। बेनिफिशियंस, यह देखा जाता है इसमें कि कोई शारीरिक और मानसिक नुकसान न हो। ठीक, बेनिफिट हो। ठीक ना। अब जो जस्टिस आपका, सभी वर्गों के लोगों का समान अवसर मिले, सभी वर्गों के जो लोग हैं, जैसे धर्म, जाति, लिंग और
उम्र के हिसाब से आप क्या करो, मतलब समान व्यवहार करो आप, ठीक ना। ये चीज़ क्या होता है, जस्टिस होता है। अब आते हैं, ये बेलमैन रिपोर्ट आपका खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं रिसर्च एथिक्स में कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं रिसर्च एथिक्स में क्या चीज़ें नहीं की जाती हैं। रिसर्च एथिक्स में शोध नैतिकता में क्या नहीं करना चाहिए। शोध नैतिकता में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी को क्या कहेंगे, अनएथिकल। अनएथिकल रिसर्च का पार्ट है ये। अनैतिक मतलब रिसर्च, अनएथिकल रिसर्च का भाग है, या अनैतिक, अनैतिक माना जाएगा आपका रिसर्च, अनैतिक शोध का भाग। अब ध्यान रखो इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि ये ऑप्शन में आते हैं, आप उसको समझना है इस चीज़ को। तो पहला क्या है आपका, बायसनेस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। बायस, बायस या पक्षपात है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, एक एग्जाम्पल आपको बायसनेस का देते हैं कि बायस क्या होता है। जैसे महाभारत में आप लोग देखे होंगे कि जो दुर्योधन जी थे वो क्या थे, उनके मित्र कौन थे, कर्ण। तो कर्ण जी क्या करते थे, कर्ण जी मतलब दुर्योधन कितना भी गलत हो, लेकिन कर्ण जी उनका हमेशा साथ देते थे। तो ये क्या है, बायस है, मतलब वो सही चीज़ों का क्या करते, समर्थन नहीं करते थे, वो अपने मित्र का समर्थन करते थे। तो यहाँ पर मित्रता तो सिद्ध होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बायस है, आप चीज़ों को सही समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो, वही क्या है, बायस होता है या पक्षपात होता है। अब ध्यान देते हैं दूसरा, जो दूसरा आपका कॉन्सलमेंट है। कॉन्सलमेंट या मतलब छुपाना नहीं है आपको, रिसर्च करते टाइम आपको कोई भी चीज़ क्या है, छुपाना नहीं है। कॉन्सलमेंट, कॉन्सलमेंट या छुपाना, रिसर्च करते टाइम कुछ भी छुपाना नहीं है। आपका तीसरा जो पॉइंट है, डिसेप्शन, डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब होता है धोखा। आप रिसर्च करते टाइम किसी को धोखा नहीं देना है, मतलब आप आंकड़े से रिलेटेड या प्रतिभागी को आप धोखा नहीं देंगे, आप जो भी चीज़ डाटा कलेक्ट करें उसमें धोखा नहीं देंगे। धोखा, ये सब क्या है, अनएथिकल रिसर्च है। अब जो चौथा आपका है इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब क्या होता है, निर्णय नहीं ले पाते, वो भी नहीं होना चाहिए। आपको निर्णय लेना तुरंत आना चाहिए कि हमारे रिसर्च में क्या होगा और कैसे होगा, ये सब का निर्णय क्या होना चाहिए, लेना आना चाहिए। निर्णय न ले पाना, ये भी क्या है, आपका अनएथिकल रिसर्च है। तो जो अनएथिकल रिसर्च है आपका बायस होगा, कॉन्सलमेंट होगा, डिसेप्शन होगा, इनएबिलिटी मतलब पक्षपात है, छुपा रहा है, आप धोखा दे रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो क्या अनएथिकल है, मतलब अनैतिक शोध है, इसे माना जाता है। अब एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, प्रतिभागी की कितने रिस्क हैं और कितने बेनिफिट हैं। प्रतिभागी के फायदा और नुकसान, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिभागी के नुकसान और फायदे। प्रतिभागी के नुकसान, नुकसान और फायदा। अब ध्यान रखो यहाँ पे बेनिफिट एंड रिस्क, रिस्क एंड बेनिफिट, रिस्क एंड बेनिफिट, ठीक। पार्टिसिपेंट के रिस्क और बेनिफिट यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लाभ है या बेनिफिट। अब ध्यान रखो यहाँ पे लिखते हैं नुकसान और रिस्क, मतलब पार्टिसिपेंट आपके जो हैं, जो आपके प्रतिभागी हैं,
उनका क्या लाभ है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले लाभ को समझते हैं। पहले जो आपके पार्टिसिपेंट जो होंगे, आप शोध जब करेंगे तो शोधकर्ता को क्या मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो नहीं मिलता। मान लो आप प्रतिभागी के पास नहीं गए तो वो क्या होता है, आपको वो उतना जानकारी नहीं दे पाएगा जितना वो आपको मिलना चाहिए। जब आप प्रतिभागी के पास जाते हैं शोध करते टाइम, तो वो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देगा, जो आपको नहीं जानकारी होगी उसके बारे में भी बताएगा। ठीक, तो यही होता है पहला लाभ है। पहला लाभ क्या है, वो सूचना मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन या सूचना मिलती है, सूचना मिलती है जो नहीं होने पर मिलता है, जो शोधकर्ता के नहीं होने पर मिलता है। वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको शोधकर्ता अगर उपस्थित ना हो तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन जब शोधकर्ता प्रतिभागी से अपने बातचीत करेगा तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जरूरी सूचना मिलती है जो शोधकर्ता के नहीं होने पर नहीं मिलता है। शोधकर्ता के उपस्थित होने पर नहीं मिलती है, उपस्थित नहीं होने पे मिलती है, उपस्थिति नहीं होने पर नहीं मिलती है। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है डिस्कस, मतलब आप जब प्रतिभागी के साथ मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, फ्रेंडली डिस्कस करेंगे। शोधकर्ता और प्रतिभागी जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे डिस्कशन होता है, एक मित्रता के साथ डिस्कशन होगा। जो डिस्कशन होगा, जो बातचीत होगी, शोधकर्ता व प्रतिभागी के बीच क्या हो, एक मित्रता पूर्वक बातचीत होती है, एक मित्रता पूर्वक बातचीत होती है, अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, रिसर्चर और प्रतिभागी दोनों का क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। आप क्या करेंगे, प्रतिभागी क्या करेगा, अपने तरफ से रिसर्चर को ज्ञान देगा, रिसर्चर क्या करेगा, प्रतिभागी को ज्ञान देगा। ठीक, इससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक, ज्ञान का क्या होगा, भंडार बढ़ेगा। तो जो तीसरा पॉइंट आपका बेनिफिट में है, शोधकर्ता व प्रतिभागी दोनों का ज्ञान बढ़ता है, दोनों का ज्ञान बढ़ता है। अब चौथा पॉइंट, दूसरों की मदद करने में क्या होती है, संतुष्टि मिलती है। दूसरों की मदद करने में संतुष्टि मिलती है। अब आते हैं, मतलब प्रतिभागी के क्या नुकसान हो सकते हैं। ये प्रतिभागी क्या है, फायदे थे कि वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी शोधकर्ता को जो उसके उपस्थित नहीं होने पर नहीं मिलती है। ठीक, जो दूसरा आपका लाभ था, शोधकर्ता और प्रतिभागी के बीच क्या होता है, मित्रता पूर्वक क्या होता है, बातचीत होता है। ध्यान रखना यहाँ पे मित्रता पूर्वक है। जो तीसरा आपका बेनिफिट होगा, शोधकर्ता और प्रतिभागी के बीच क्या होगा, ज्ञान का भंडार जो बढ़ेगा। ठीक, जो चौथा आपका पॉइंट होगा, दूसरों की मदद करने में क्या होगी, संतुष्टि मिलती है। अब आते हैं हम इसके नुकसान पे। जो पहला नुकसान होगा प्रतिभागी का क्या होगा, मतलब प्राइवेसी, जो कहते हैं ना, प्रतिभागी क्या होंगे, गोपनीयता का नुकसान होगा, गोपनीयता या समय का नुकसान होगा। तो पहला आप क्या होगा, प्रतिभागी के प्राइवेसी का नुकसान, प्राइवेसी या इसको क्या कहेंगे,
गोपनीयता का नुकसान, गोपनीयता का नुकसान। ध्यान रखो, अब समय का भी नुकसान होगा, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ टाइम, लॉस होगा ऑफ टाइम, मतलब समय का भी नुकसान होगा। ठीक, अब तीसरा जो पॉइंट है सोशल रिस्क, मतलब सामाजिक क्या होगा, नुकसान। तीसरा आपका क्या होगा, सामाजिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, या इसी को क्या कहेंगे, सोशल रिस्क। इसी को आप क्या कहेंगे, सोशल रिस्क। अब ध्यान रखो, जो चौथा पॉइंट आपका है, यहां पे क्या होगा, मौद्रिक लागत, शारीरिक नुकसान होगा। आप जब प्रतिभागी से मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, पैसे लगेंगे, मतलब धन खर्च होगा। तो क्या होता है, मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत, लागत, या और क्या होगा, शारीरिक नुकसान। ठीक, जो पांचवा आपका है शारीरिक, मतलब थकान, शारीरिक परेशानी, थकान हो गया आपको, थकान, शारीरिक नुकसान, शारीरिक नुकसान। अब ध्यान रखो, जो आपका छठवां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्या होगा, बेचैनी होगा। जैसे आप किसी शोधकर्ता से मिल रहे हो तो आपको क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम, भावनात्मक, आपकी भावनाओं को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि शोधकर्ता कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दे जो आपकी भावनाओं को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बेचैनी, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बेचैनी, भावनात्मक बेचैनी, ये होगा आपके क्या, प्रतिभागी के रिस्क और बेनिफिट। अब जो रिसर्च एथिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें रिसर्च एथिक्स में क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, उसको चीज़ को समझते हैं। तो रिसर्च एथिक्स में जरूरी मतलब सेंसिटिव, इनसेंसिटिव के बारे में समझते हैं। रिसर्च एथिक्स यहां पे लिखते हैं रिसर्च एथिक्स। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे पहला लिखते हैं सबसे जरूरी क्या है रिसर्च एथिक्स में, सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। और दूसरा पॉइंट लिख देते हैं मतलब कोई ज़रूरत नहीं इसके, कोई ज़रूरत नहीं। जो जरूरी होता है यानी वल्नरेबल या सेंसिटिव, वल्नरेबल, या इसी को क्या कहेंगे, सेंसिटिव। जो कोई जरूरत नहीं, नॉन वल्नरेबल, नॉन वल्नरेबल, या नॉन सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव। अब ध्यान रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अब चीज इसमें समझते हैं, जो जरूरी है आपका उसमें क्या क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्टिंग होना चाहिए, डेटा, डेटा कलेक्टिंग, डेटा का संग्रहण, डेटा एकत्रीकरण, डेटा संग्रहण, इसी को कहते हैं डाटा कलेक्टिंग, डेटा संग्रहण। ठीक, ये जरूरी होता है आपका। डेटा को एनालिसिस, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस, या डेटा विश्लेषण, डेटा की व्याख्या करना, विश्लेषण। अब ध्यान रखो, डेटा को इंटरप्रिटेट करो, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रिटेशन, या डेटा की व्याख्या करना, डेटा की व्याख्या। अब जो चौथा का पॉइंट है इसमें रिपोर्टिंग, रिसर्च एथिक्स में क्या जरूरी, ये इंपॉर्टेंट है,
क्या जरूरी नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका चौथा पॉइंट है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। ठीक। अब क्या जरूरत नहीं है, कौन सी चीजें रिसर्च एथिक्स में आपको जरूरत नहीं है? तो प्रॉब्लम आपको जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम यानी समस्या। ठीक। आपका ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। अब ध्यान रखो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे बस समझ लीजिए हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग। हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना या उपकल्पना, प्राकल्पना, और जो सैम्पलिंग, सैम्पलिंग। ठीक, ये चीजें जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिसर्च एथिक्स के तत्व, शोध नैतिकता के तत्व या एलिमेंट। रिसर्च एथिक्स के तत्व, शोध नैतिकता के तत्व, शोध नैतिकता के तत्व, रिसर्च एथिक्स के एलिमेंट। एथिक्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ रिसर्च एथिक्स होता है, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। अब ध्यान रखते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन से एलिमेंट आपके आते हैं रिसर्च एथिक्स में। तो हम सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ करें। तो जो पहला आपका एलिमेंट है ईमानदारी, हॉनेस्टी, ईमानदारी। जो दूसरा आपका एलिमेंट है वस्तुनिष्ठता, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ना कि अपने विचार होने चाहिए। मतलब वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ मतलब होता है जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च में आप अपने विचार को ही ज़्यादा थोप रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव या व्यक्तिनिष्ठ। ठीक। ऑब्जेक्टिव मतलब अपने विचार को नहीं वहाँ पे रख रहे हैं, मतलब आप वहाँ से पूरी तरह क्या अनबायस हैं। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। जो तीसरा आपका है वफादारी, वफादारी, या इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी। जो चौथा आपका है सावधानी। आप रिसर्च करते टाइम क्या करो, सावधान रहो कि कोई डाटा आपका आपसे गलती ना हो। ठीक। जो आपका पांचवा पॉइंट है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या इसी को क्या कहते हैं, बौद्धिक संपत्ति अधिकार। ठीक। अब जो छठवां पॉइंट आपका है वो क्या है, आप गोपनीयता रखो। आप अपने रिसर्च में क्या करो, जो भी प्रतिभागी उसकी गोपनीयता को बनाए रखो, गोपनीयता। जो आपका सातवां पॉइंट है उद्देश्य क्या, समाज के लिए जो भी रिसर्च कर रहे हो आप वो समाज के लिए कल्याणकारी हो या लाभकारी हो। समाज के अधिकांश भागों के लिए वो कल्याणकारी हो, क्योंकि कोई भी रिसर्च 100% क्या हो, कल्याणकारी नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आप काम करोगे 100% नहीं हो पाता है, तो इसलिए अधिकांश बोला जाता है वहाँ पे। तो उद्देश्य क्या है, समाज सेवा करना। उद्देश्य इसका क्या है, समाज सेवा करना या समाज के अधिकांश भागों के लिए कल्याणकारी हो। समाज सेवा करना, समाज सेवा करना, या समाज के अधिकांश भागों समाज के अधिकांश लोगों के लिए, समाज के
अधिकांश लोगों के लिए कल्याणकारी हो, कल्याणकारी या लाभकारी हो, लाभकारी हो। अब ध्यान रखो, जो आपका 8वां पॉइंट है, रिसर्च स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करते हैं। रिसर्च जो है स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी होना चाहिए। जो रिसर्च होता है, रिसर्च स्टूडेंट शोध छात्र आप लिखते हैं, शोध छात्र को अच्छे से गाइड करते हैं, शोध छात्र को अच्छे से गाइड करते हैं। अब ध्यान रखो, जो आपका 9वां पॉइंट है, क्या हो, साथ काम करने वाले सहकर्मी का सम्मान देंगे। मतलब रिस्पेक्ट फॉर पर्सन या रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेंट। जो भी साथ काम करेंगे उनका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मी का सम्मान करेंगे। सहकर्मी या पार्टिसिपेंट का सम्मान करेंगे। अब जो 10वां पॉइंट है, सामाजिक जिम्मेदारी हो, मतलब कल्याणकारी और लाभकारी हो, वही सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी अब ध्यान रखो, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एथिकल इशू, महत्वपूर्ण नैतिक समस्याएं क्या क्या हैं। मतलब आप रिसर्च करेंगे उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, तो समस्याओं को डिफाइन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण नैतिक समस्या, इंपॉर्टेंट एथिकल इशू, इंपॉर्टेंट एथिकल इशू या इशू को क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण नैतिक समस्याएं। महत्वपूर्ण नैतिक समस्याएं क्या क्या हैं, नैतिक समस्याएं। अब ध्यान दो, इसमें महत्वपूर्ण नैतिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो आपका जो डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो किसी दबाव द्वारा ना हो। मतलब ये समस्या हो सकती है आपकी, क्या हो, आप जो डाटा कलेक्ट करो पार्टिसिपेंट से, वो दबाव के द्वारा ना हो। ठीक, अगर दबाव के द्वारा नहीं होगा तो एथिकल इशू नहीं होगा। लेकिन अगर दबाव के द्वारा आपका डाटा कलेक्ट करो तो आपका एथिकल इशू होगा। तो पहला जो आपका होगा, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या कलेक्टिंग डाटा, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या इसी को क्या कहेंगे, सूचना का एकत्रीकरण। सूचना एकत्रीकरण मतलब इसमें क्या होना चाहिए, जो आप मतलब सूचना एकत्र कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, दबाव द्वारा नहीं होना चाहिए। दबाव द्वारा नहीं होना चाहिए। अब इसमें दूसरा समस्या क्या है, जो दूसरा समस्या आपका है, प्रतिभागी की सहमति प्राप्त हो, मतलब सीकिंग हो। प्रतिभागी की सहमति प्राप्त हो, सहमति प्राप्त हो। अगर आप सहमति नहीं लेते हैं अपने प्रतिभागी से तो भी क्या हो, एक महत्वपूर्ण नैतिक समस्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब ध्यान रखो, जो तीसरा आपका है, प्रोत्साहन प्रदान करना।
आप अपने प्रतिभागी को क्या करो, कोई पैसे का लालच देकर या किसी पद का लालच देकर क्या करो, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हो, तो भी क्या अनएथिकल है। ठीक, तो प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रोत्साहन प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रोत्साहन या पैसे मतलब धन का लालच देना, धन प्रदान करना, प्रोत्साहन या धन प्रदान करना। अब ध्यान रखो, जो चौथा आपका एथिकल इशू है वो क्या, गोपनीयता का है। गोपनीयता मतलब आप अपने प्रतिभागी की ऐसी जानकारी दे देते हैं, ठीक, उनके नामों को गोपनीय रखना जरूरी है। तो अगर आप उसके नाम को गोपनीय न रख पाते तो भी क्या है, एक एथिकल इशू है। ठीक, आप संवेदनशील जानकारी की तलाश कर रहे हैं। ठीक, जो आपका पांचवा इंफॉर्मेशन है मतलब एथिकल इशू है वो क्या है, संवेदनशील जानकारी की तलाश है। संवेदनशील जानकारी की तलाश है, जानकारी की तलाश है। जो आपका छठवां पॉइंट है, प्रतिभागी को नुकसान पहुंचाने की संभावना, प्रतिभागी को नुकसान पहुंचाने की संभावना, नुकसान पहुंचाने की संभावना की संभावना। अब ध्यान रखो, अब इसमें क्या क्या है, एक और जो नया टॉपिक है आपका, शोधकर्ता रिसर्च में क्या क्या ध्यान देना चाहिए, शोधकर्ता को रिसर्च में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। शोधकर्ता को रिसर्च में क्या ध्यान देना चाहिए, शोधकर्ता को रिसर्च या शोध में क्या क्या ध्यान देना होगा, क्या क्या ध्यान देगा, क्या क्या ध्यान देना होगा। अब ध्यान रखो, इसमें क्या क्या ध्यान देगा शोधकर्ता, पक्षपात से उसको बचना होगा, जो भी शोधकर्ता होगा उसे क्या होगा, पक्षपात से बचना, उपचार का प्रावधान या अभाव होना चाहिए। ठीक, जो अनुचित शोध कार्य प्रणाली न करना, अभी इसको समझाएंगे अनुचित कार्य प्रणाली क्या होता है, गलत रिपोर्टिंग न करना, जानकारी का अनुचित उपयोग मतलब गलत प्रयोग न करना। ठीक, इस सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, शोधकर्ता को शोध करते टाइम बचना चाहिए। तो पहला आपका जो पॉइंट है, पक्षपात से बचना, पक्षपात से बचना, ये नॉर्मल सा एक आप क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट आप समझ जाएंगे यहाँ पे, जब भी ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, तो आप इसे पॉजिटिव वे में हमेशा ले जाइएगा कि एक अंतरात्मा आपको बोलेगी ये चीज़ शोध करते टाइम नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान रखना। जो दूसरा पॉइंट आपका, जो अनुचित शोध कार्य प्रणाली को न करना, अनुचित शोध कार्य प्रणाली को न करना। ठीक, अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, गलत रिपोर्टिंग ना करना, मतलब गलत रिपोर्टिंग आपका क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। गलत रिपोर्टिंग ठीक, जो चौथा आपका पॉइंट है, जानकारी का गलत उपयोग करना, तो ये भी क्या होना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना होगा। जानकारी का गलत उपयोग या अनुचित उपयोग, जानकारी का गलत या अनुचित उपयोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिसर्च मिसकंडक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक, तो रिसर्च मिसकंडक्ट या शोध दुराचार, इसको समझते हैं क्या होता है।
शोध दुराचार या रिसर्च मिसकंडक्ट, रिसर्च मिसकंडक्ट या शोध दुराचार, दुराचार। अब इस चीज को समझते हैं, शोध दुराचार क्या होता है। इसमें 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेगरिज्म। पहला पॉइंट आपका क्या है, फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन। दूसरा आपका है क्या, फाल्सिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन। तीसरा आपका क्या है, प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म। ये आपका क्या है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैब्रिकेशन क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या होता है, फाल्सिफिकेशन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जो पहला पॉइंट है फैब्रिकेशन, उसको समझते हैं। फैब्रिकेशन, अब ध्यान दो इसमें क्या होता है। जब डेटा के साथ छेड़छाड़ करो, आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप पुराने डेटा को नए डेटा के साथ क्या करो, बदल देते हो, उसी को क्या कहते हैं, फैब्रिकेशन। ध्यान रखना, फैब्रिकेशन में क्या होता है, आप डेटा के साथ छेड़छाड़ करो, सिर्फ डेटा जो आप डेटा कलेक्ट करो उसके साथ छेड़छाड़ या उसका गलत उपयोग कर रहे हो, तो क्या होता है, फैब्रिकेशन होता है। जब डेटा के साथ, जब डेटा के साथ, ध्यान रखना सिर्फ डेटा, जब डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है, किया जाता है, तो उसे फैब्रिकेशन कहते हैं, फैब्रिकेशन कहते हैं। अब ध्यान रखो, जो दूसरा आपका था फाल्सिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन या मिथ्याकरण इसको कहते हैं। डेटा के साथ साथ सामग्री, उपकरण व प्रक्रिया में हेरफेर कर देते हैं। जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, सामग्री आपकी क्या हो, गलत उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होता है, फाल्सिफिकेशन। डेटा के साथ साथ, जब ध्यान रखना, सिर्फ डेटा जब छेड़छाड़ करेंगे तो फैब्रिकेशन होगा। जब डेटा के साथ साथ क्या करेंगे, सामग्री जो आप उपयोग कर रहे हैं, जो आप उपकरण उपयोग कर रहे हैं, जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फाल्सिफिकेशन। डेटा के साथ साथ, डेटा के साथ साथ सामग्री, उपकरण व प्रक्रिया या प्रोसेस में हेरफेर करते हैं, में हेरफेर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फाल्सिफिकेशन कहते हैं। तो उसे फाल्सिफिकेशन कहते हैं, फाल्सिफिकेशन कहते हैं। अब जो तीसरा आपका है प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म। अब ध्यान दो, प्लेगरिज्म क्या होता है। प्लेगरिज्म मतलब जब कोई व्यक्ति किसी और की लिखी हुई बातों, विचारों और जानकारी या रचना को, मतलब किसी और की लिखी हुई बातों को बिना उसकी इजाज़त के बताए और अपने नाम पे पेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति क्या करे, किसी और की लिखी हुई बातों को, किसी और की लिखी हुई बातों को, और की लिखी हुई बातों को, लिखी हुई बातों को बिना उसकी इजाज़त के बताए, बिना
उसके इजाज़त के बताए, उसके इजाज़त के बताए और उस साथ ही अपना नाम पेश करें, साथ ही साथ ही साथ ही साथ ही अपने नाम पेश करता है, अपने नाम पेश करता है, तो उसे प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी कहते हैं। प्लेगरिज्म या साहित्यिक चोरी कहते हैं, साहित्यिक चोरी कहते हैं। अब साहित्यिक चोरी के कितने लेवल होते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम रिसर्च एथिक्स के पूरे टॉपिक को कवर कर लिए, इसमें जो प्लेगरिज्म बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।